Hello guys, today we know and discuss about the president। आज हम जानेंगे और चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें हमारा टॉपिक होगा क्या? पार्ट 5। ओके, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5, जिसके हम इसके अंदर संघ की कार्यकारिणी या कह सकते हैं कार्यपालिका। ओके, जो संघ की कार्यपालिका है या कार्यकारिणी है, तो इसके अंदर हम आज बात करेंगे राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति शब्द एक राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र का पति, ठीक है, राष्ट्रपति कहते हैं इसे, जो राष्ट्र का सर्वे सर्वा होता है। और राष्ट्रपति शब्द क्या है? ये एक राष्ट्रपति शब्द हम कह सकते हैं ये एक प्रतीक है। राष्ट्रपति शब्द प्रतीक है। अब किस चीज का प्रतीक है? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। एकता मतलब राष्ट्रपति की ये प्रतीक है कि अगर जिस देश में राष्ट्रपति है तो वहाँ देश एक है। एक का मतलब है एकजुट है। और दूसरा अखंडता मतलब ये टुकड़ों में नहीं टूट सकता है। तीसरा सुदृढ़ मतलब संकल्पहीन, कमिटेड का मतलब है अपने बात पर अड़े, बात से हिलना नहीं। इसका मतलब हो गया कमिटेड। राष्ट्रपति किसका प्रतीक है? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। ठीक है, सुदृढ़ता। और यही राष्ट्रपति एक आइडेंटिटी है। राष्ट्रपति आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी किसकी है? आइडेंटिटी है रिपब्लिशियन कंट्री की। जो भी कंट्री गणतंत्र होगी या रिपब्लिक होगी, उसकी ये एक आइडेंटिटी है कि वहाँ एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमने समझा। अब जब राष्ट्रपति हमने समझा तो हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकाली? एक तो राष्ट्रपति प्रतीक है किसका? एकता, अखंडता और सुदृढ़ता। दूसरा राष्ट्रपति प्रतीक और एक पहचान है राष्ट्रपति किसकी? एक रिपब्लिक कंट्री की, गणतंत्र राष्ट्र की। ठीक है, ये दो हमारे मेन पॉइंट है राष्ट्रपति को लेकर। अब इसके आगे जब हम चलते हैं हम निर्वाचन की तरफ। राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ। ये तो हमारा हो गया राष्ट्रपति योगी। और जो पार्ट 5 है, जो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 78। 52 से 78 आर्टिकल के बीच में ये हमारा पार्ट है। इस चीज़ को और याद रखना है। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरफ। ठीक है, निर्वाचन के अंदर हम दो चीज देखेंगे। निर्वाचन मंडल देखेंगे, और जब हम निर्वाचन मंडल देख लेंगे तो उसके बाद क्या देखेंगे? निर्वाचन प्रक्रिया। इसमें हम क्या देखेंगे? निर्वाचन के अंदर क्या देखेंगे? एक तो देखेंगे निर्वाचन मंडल,
इलेक्टोरल जो बॉडी है वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोकल प्रोसेस, ठीक है। निर्वाचन मंडल देखेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया देखेंगे, इलेक्टोरल बॉडी देखेंगे और इलेक्टोरल प्रोसेस। हम इसे इंग्लिश में लिख भी लेते हैं। इलेक्टोरल बॉडीज, सबसे पहले हम देखते हैं अपना क्या है ये वाला पॉइंट, निर्वाचन मंडल। देखिए जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। अब निर्वाचन मंडल में क्या होता है, निर्वाचन मंडल के अंदर वो लोग होते हैं जो 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 निर्वाचन की प्रक्रिया है, प्रेसिडेंट की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसके अंडर में कौन कौन लोग होंगे, ठीक है, ये होता है एक बॉडी। तो यहीं पर हम देखते हैं जो हमारी इलेक्टोरल बॉडी है उनमें कौन कौन होंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा के सदस्य होंगे, लोकसभा सांसद होंगे, राज्यसभा सांसद होंगे और विधानसभा सांसद होंगे। और राज्य की विधानसभा सांसदों में दिल्ली और पुडुचेरी, ये दो यूटीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के सदस्य होंगे। ये तो हो गई एक बॉडी हो गई, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी। क्या समझे, जो बॉडी होगी, इलेक्टोरल बॉडी होगी, उसमें कौन कौन होगा, लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे और राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं उसके सदस्य होंगे, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो दो केंद्र शासित राज्य हैं, कौन कौन से, दिल्ली और पुडुचेरी, उनके भी सदस्य होंगे, ठीक है। ये तो हो गई इलेक्टोरल बॉडी हो गई। अब हम इसके बाद बात करेंगे किसकी, निर्वाचन प्रक्रिया की, ठीक है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया की। हमने निर्वाचन मंडल देख लिया। अब राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस, इसे हम हिंदी में लिखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया, ओके। इसमें जब हम इसका निर्वाचन प्रक्रिया देखेंगे तो इससे पहले हमें दो चीज देखते हैं। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है ये बेस्ड होती है किस पर, दो बॉडीज पर। पहली क्या है, ये दो बॉडीज या दो प्रोसेस कहते हैं यहाँ पर, दो प्रोसेस। पहली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम एकल संक्रमणीय, इसे कहेंगे पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया और एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। अब ये दो तो हो गई प्रोसेस, इन्हीं के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया होती है। अब हम इसको भी देख लेते हैं एक एक कर कि ये क्या है। जब हमने ये दो शब्द लिए हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया और एकल संक्रमणीय पद्धति, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसको थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे,
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, अब इसी के बाद क्या आया, दूसरी कौन सी थी, एकल संक्रमणीय पद्धति। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यहां लिखते हैं सिंगल ट्रांसफर बोर्ड। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफर बोर्ड, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऊपर वाले को। देखो इसमें क्या होता है, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन लोग होते हैं, जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है, इसके जो मंडल होता है, इसमें कौन कौन हमने बताए थे, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, और ये सदस्य दोनों हो गए सांसद, और राज्य के विधानसभा के सदस्य। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आई हैं, एक तो हुए एमपीज, एक एमएलएज। ठीक है, तो इन दोनों के निर्वाचन मतों का मूल्य, इन दोनों के सांसद और विधायक के निर्वाचन मतों का जो मूल्य निकालते हैं हम लोग, वही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया। ठीक है, क्या होगा, सिंगल वोट, एकल संक्रमणीय पद्धति। ये इस पद्धति को हम क्या कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ रैंक्ड सिस्टम बैलेट। जो वरीयता क्रम का जो निर्वाचन होता है, वरीयता, जो निर्वाचन वरीयता क्रम के आधार पर होता है, वो कहा जाता है एकल संक्रमणीय। ठीक है, वही प्रेसिडेंट का होता है। मानो प्रेसिडेंट की जो निर्वाचन हो रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट की निर्वाचन हो रहा है, ये 4 कैंडिडेट हैं, यहां से हम समझते हैं ये 4 कैंडिडेट हैं। अब इनको मानो X वोट मिले, इनको Y, इनको Z, इनको N। ठीक है, जो ये वाली वरीयता इस वाली प्रोसेस में वरीयता होगी, उसमें ये आगे निकले मानो, और ये दूसरे पे रहे, ये तीसरे पे रहे, ये चौथे पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, दूसरे में ये हटा दिए जाएंगे ये। ठीक है, अब कौन कौन बचा, ABC। ठीक है, इसी तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी और अंत में आकर एक राष्ट्रपति का चयन हो जाएगा। यही होती है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर सिंगल वोट सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने समझा था, वो था क्या, वो हमने समझा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, ये 2 सिस्टम होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल प्रोसेस में। अब इससे आगे हम चलते हैं, अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी अर्हताएं प्रेसिडेंट की। क्या देखेंगे, एलिजिबिलिटी अर्हताएं। प्रेसिडेंट की क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति की अर्हताएं। ठीक है, मतलब क्या क्या शर्तें हैं जो जरूरी हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं
इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजनशिप हो, ठीक है, सबसे पहली तो भारत का नागरिक हो। दूसरा हम क्या देखेंगे, 35 ईयर्स कंप्लीट कर रहा हो, उसकी उम्र 35 साल हो, ठीक है। तीसरा हम क्या देखेंगे, लोकसभा का एमपी, लोकसभा का एमपी बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। चौथा हम इसमें क्या देखेंगे, लाभ का पद धारण ना करता हो। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ये देखा जाता है कि वह व्यक्ति ही इसके लिए एलिजिबल है, इस पद के लिए, जो भारत का नागरिक है, जो 35 साल की उम्र पूरी कर चुका है, जो किसी लाभ के पद पर नहीं है, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसी के साथ हम ये देखते हैं, जब जो व्यक्ति अगर इसका चुनाव लड़ना चाहता है, एलिजिबिलिटी रखना चाहता है, एलिजिबिलिटी रखता है, अब प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो आरबीआई को 15,000 रुपये की जमानत पेश करेगा। और अगर इससे इस स्तर पर रहा, वो एक व्यक्ति 6 प्राप्त कर पाया है अगर, या इससे कम है, तो उसकी ये 15,000 रुपये जब्त हो जाएगी, ठीक है। ये राशि है जो 15,000 रुपये की, वो जब्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमने यहाँ देखा है, तो यहीं हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि इनकी इनकम, या कह सकते हैं सैलरी, जो 2018 से पहले जो इनकी सैलरी थी वो थी 1.5 लाख 2018 से पहले। लेकिन 2018 के बाद इनकी सैलरी हो गई 5.08 लाख, 5,08,000, ठीक है। हमने क्या देखा इसमें, एलिजिबिलिटी में क्या क्या देखा, पहले तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 साल की उम्र हो, उसकी 35 वर्ष का हो, तीसरा वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा क्या, वो है लाभ के पद पर ना हो। इसी के साथ हमने क्या देखा कि जब इसकी प्रक्रिया हो रही होगी तो उसको 15,000 रुपये की जो जमानत आरबीआई में डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है, जमानत राशि देनी होगी, पेश करनी होगी। और मान लीजिए वो अगर 1.6 कुल मतों का 1.6 ही ला पाता है, तो उसकी ये जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये इसलिए है, अगर ये ऐसा ना हो तो हर व्यक्ति तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ मेन एक चीज़ और क्या है, मेन पॉइंट इसमें ये और है 50-50 का, 50-50। अब 50-50 क्या है आप कहेंगे तो, प्रस्तावक और अनुमोदक। अनुमोदक कितने हों, 50 व्यक्ति हों, और प्रस्तावक भी 50 ही हों, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए अगर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो इसके पास 50 प्रस्तावक भी हों पहले, ठीक है, और 50 इनका अनुमोदन करने वाले भी हों। और जो ये है, यही प्रोसेस जो 1997 में थी, 1997 में सिर्फ 10, यहाँ पर भी 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक थे, ठीक है। और यही 1997 में जो राशि 15,000 है, यही राशि थी सिर्फ 2,500 रुपये। और इसी परिस्थितियों में जब 1997 का समय था, इन्हीं कारणों की वजह से कि ये सिर्फ 2,500 रुपये है, 10-10 व्यक्ति चाहिए प्रस्तावक अनुमोदक, इसी वजह को और जटिल बनाने के लिए कि हर कोई ऐसे जो अनसिंसियर होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, उन्हीं के लिए ये चेंजेस आए थे 1997 के बाद से। 15,000 की राशि बढ़ा दी गई 2,500 से, और प्रस्तावक 10-10 की जगह 50-50 कर दिए गए, ओके।
ये हो गया हमारा। अब इसके आगे हम चलते हैं शक्तियों की तरफ, राष्ट्रपति की शक्ति। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति की पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की शक्तियां। जब बात शक्ति की आएगी तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। कार्यकारी, दूसरी विधायी, ठीक है, तीसरी न्यायिक, चौथी वित्तीय, पांचवी सैनिकीय। ये तो हमारी 5 मेन हो गई। इसके आगे और भी हम देखेंगे थोड़ी, जो ज़्यादा इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन उनको भी लेते हुए चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले अपनी ये देखते हैं, दोनों जो पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की, उसमें कौन कौन सी होती हैं। जो मेन पावर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और सैनिकी। इसके बाद जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे थोड़ा कम है, वो है जैसे कि एक वीटो पावर, ऐसी तरीके से और भी अन्य हैं, वो भी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी हम लिख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो, जो कार्यकारी शक्ति है राष्ट्रपति की वो क्या है, सबसे पहली तो है शासनीय। जितनी भी शासनीय कार्य होंगे, जितने भी शासन के जो भी प्रोसेस होंगी, शासन के जो कार्य होंगे, ठीक है, वो सभी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही होंगे, ठीक है। मान लो होते वही जो व्यवहारिक और वास्तविकता है वही हमने बताई थी, भले ही वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री कर रहा है काम, लेकिन व्यवहारिक में ऑफिशियल देखेंगे तो साइन किसके होंगे, राष्ट्रपति के। जितने भी भारत हमारे देश है, जो हमारे देश के जितने भी शासनीय कार्य होंगे, शासन द्वारा जो भी कार्य होंगे, वो सिर्फ किसके सिग्नेचर से होंगे, प्रेसिडेंट के से। दूसरा हम इनकी देखते हैं कार्यकारी जो शक्तियां हैं, नियुक्तियां, ठीक है। इनमें क्या है, जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो प्रेसिडेंट द्वारा होंगी। अब उन नियुक्तियों में किन किन की नियुक्तियां होंगी उनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नियुक्तियां हैं तो इनमें इंपॉर्टेंट देखते हैं हम ऊपर से। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इन 3 को देखते हैं। कैग कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन,
एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों के हेड प्लस अदर्स मेंबर। ठीक है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग फाइनेंस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके हेड अध्यक्ष और अन्य सदस्य अदर मेंबर्स, इनकी नियुक्तियां किनके द्वारा होंगी? प्रेसिडेंट के। एक तो इनकी ये कार्य हो गया नियुक्ति का। तीसरा SC ST OBC, जो SC ST OBC के जो कमीशन होंगे, कमीशन, उनको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? उनको ऑर्गेनाइज करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट के हमने क्या क्या काम देंगे? एग्जीक्यूटिव पावर क्या देगी हमने? सबसे पहले जो भी शासनिक कार्य होंगे वो इनके सिग्नेचर से ही होंगे, राष्ट्रपति जी के। दूसरा, जो नियुक्तियां में किन किन की नियुक्ति? कैग इलेक्शन कमिश्नर, वो क्या कहते हैं, कैग। अच्छा, इसमें एक इलेक्शन कमीशन भी रह गया। इलेक्शन कमीशन, कैग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और UPSC के अध्यक्ष और उनके अन्य सदस्य, इनकी नियुक्तियां होंगी प्रेसिडेंट द्वारा। तीसरी हमने क्या देखा? SC ST और OBC के जो कमीशंस होंगे उनको ऑर्गेनाइज कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। ये हो गई। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे? विधायी शक्तियां देखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सिर्फ विधायी शक्तियों तक देखेंगे और जो बची हुई हैं वो अन्य क्लास में देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, इनमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संसद को लेकर चलते हैं। संसद का जब हमने संसद को लिया है तो संसद की बैठक स्थगन और विघटन। संसद की बैठक, संसद का स्थगन और संसद का विघटन, या हम कह सकते हैं मीटिंग्स या मीटिंग, एडजर्न एंड डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेशन। जो विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, विधायी शक्ति, कि संसद का विघटन करना, ठीक है, संसद का बैठक बुलाना, संसद को स्थगन करना, मतलब संसद की मीटिंग बुलाना, संसद की क्या कहते हैं एडजर्न करना और संसद की डिसइंटीग्रेशन करना। इसकी पावर है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। संसद की बैठक बुला सकती है, संसद को स्थगन कर सकती है या संसद को विघटित कर सकती है। ठीक है, ये देखा है हमने। अब इसके आगे देखते हैं हम और कार्य। इसके बाद हम क्या देखते हैं? अधिवेशन। जब भी नई सरकार चुनकर आएगी, या हम कह सकते हैं न्यू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जब नई सरकार आएगी तो उसका प्रथम अधिवेशन
राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी पहला अधिवेशन करेंगे जब भी कोई नई सरकार बनेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, ये 3 क्षेत्र हैं। इन 3 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति हैं राज्यसभा में, वो भी किसमें, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अब किस क्षेत्र में कर सकते हैं, वो क्षेत्र कौन कौन सा होगा, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। ठीक है, अब हम यहीं पे देख लेते हैं इनका एक और देखते हैं शक्ति, वो है विधेयक पर। ठीक है, विधेयक से संबंधित शक्ति। मान लो कोई विधेयक आया, किसी भी सदन से पारित होके आया, या मान लो दोनों सदन से पारित होके आ गए, मतलब कुल मिलाकर विधेयक अधिनियम बनने के लिए कहाँ पर पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास। सिर्फ राष्ट्रपति के साइन चाहिए। अब इसमें राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं, क्या क्या, स्वीकृति देना पहली हो गई, स्वीकृति सुरक्षित रखना। ठीक है, स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित रखना, या पुनर्विचार के लिए वापस करना। 3 काम हो सकते हैं, स्वीकृति देना, स्वीकृति सुरक्षित करना, पुनर्विचार के लिए वापस। यही प्रोसेस जब कोई विधेयक विधानसभा से उठेगा, विधानसभा से या कह सकते हैं विधानमंडल से उठेगा, राज्य के विधानमंडल से अगर कोई विधेयक आता हुआ इनके पास पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, तो विधेयक से संबंधित यही तीन शक्तियां किसके पास, राष्ट्रपति के पास हैं, राज्य के संबंध में भी। बस वहाँ अंतर ये होगा कि यहाँ जी जो जब राष्ट्रपति जो संसद से उठते हुए जो संसद से आते हैं विधेयक, वो संसद के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं सीधे। लेकिन जब राज्य के विधानमंडल से आएंगे तो विधानमंडल से पारित होते हुए राज्यपाल के पास जाएंगे, फिर राज्यपाल के बाद से राज्यपाल से आगे जाएगा राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये हमने आज देख लिया अपने यहाँ तक का, इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।